हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसा ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है। ये क्लास 8 का टॉपिक है और ये काफी बड़ा टॉपिक है, काफी थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा सा काफी बोरिंग भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को और अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके बैठना, क्योंकि अगर आपने आधा पढ़ के छोड़ दिया तो कोई फीडबैक निकलेगा नहीं, और पूरा पढ़ा तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा अच्छा से और काफी अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ने के बाद वीडियो को शेयर कर देना सारे बच्चों के पास, सारे स्टूडेंट्स के पास, सारे फ्रेंड्स के पास। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो क्वेश्चन आता है, जब हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो पहले तो क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन क्या आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड थी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप लेकर, एजुकेशन सिस्टम की डेवलपिंग को लेकर। तो देखो, एक क्वेश्चन ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि व्हाई वर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सो इंटरेस्टेड डेवलपिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मेजर क्वेश्चन है ना। तो देखो, इसके रीजन 4 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाईली पेड ऑफिसर्स थे, जो छोटे छोटे पोजीशन पे काम करते थे एज अ कलर का मतलब जानते हैं ना, छोटे छोटे पोजीशन पे काम करने वाले, वो जो छोटे छोटे पोजीशन पे काम करते थे और बहुत ज्यादा पेमेंट लेते थे, उनकी जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एजुकेटेड इंडियंस को रखना चाहती थी। जब एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप होगा तो कुछ इंडियंस एजुकेट होंगे और उन्हीं एजुकेटेड इंडियंस को वो छोटी छोटी पोजीशन पर डिवाइड कर देगी या रखेगी, और वो कम पैसा लेंगे इंडियंस, कम उनको पैसे में भी काम हो जाएगा और अच्छा काम भी हो जाएगा। और उधर जो हाईली पेड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो अच्छा काम भी नहीं करते थे, पैसा भी अच्छा लेते थे। तो दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ इंडियंस को ऐसे तैयार करना चाहती थी कि वो कलर से और ब्लड से तो इंडियन हो, लेकिन उनके सोचने का तरीका और उनका ओपिनियन का सेंस वो सब ब्रिटिशर्स जैसा हो, मतलब कुल मिला के वो ब्रिटिशर्स जैसे बनने की कोशिश करे। ये रीजन था। और जो वो ब्रिटिशर्स जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रिटिशर्स को लेके, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके थोड़ा सा वफादार भी रहेंगे, हॉनेस्ट भी रहेंगे। तीसरा रीजन क्या था? तीसरे रीजन में आते हैं इंडिया के कुछ इनलाइटेंड पर्सन। इनलाइटेंड पर्सन मीन्स शिक्षित पर्सन। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था अंग्रेज के साथ मिलकर। वो लोग क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि अगर इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन मीन्स इंग्लिश एजुकेशन डेवलप होती है, तब इंडिया की जो सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इल्स हैं, कमियां हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि इंडिया की जो इंडिया में क्या पढ़ाया जाता था स्टडीज में? यही वेद और रामायण, ये सब वेद वगैरह पढ़ाया जाता था। और वेदों में ऋग्वेदिक को छोड़कर अगर आप इधर के 3 वेद के बारे में पढ़ेंगे तो जो इसका सोशल एनवायरमेंट था वो बहुत ही अच्छा नहीं था, मतलब 10 में से मैं तो 2 मार्क्स दूंगी, ज्यादा अच्छा नहीं था। तो इसी वजह से थोड़ा सा सोशल एनवायरमेंट अच्छा नहीं था। तो इसीलिए जो कुछ शिक्षित पर्सन थे इंडिया के, वो चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन डेवलप हो। सिंपल। फोर्थ पे कौन आता है? फोर्थ पे आते हैं ईसाई मिशनरीज। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि अगर इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन डेवलप होती है, मॉडर्न एजुकेशन मीन्स इंग्लिश एजुकेशन, अगर वो डेवलप होती है तो इंडियंस जो है, उनका जो फेथ है अपने रिलीजन्स को लेके, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? जब वो मॉडर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे, इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक वो इंग्लिश रिलीजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसको ही जानेंगे। और उसको जब वो लगातार पढ़ेंगे तो उनका अपने धर्म की तरफ से विश्वास हट जाएगा, तो उनको इंडियन से मीन्स हिंदू मुस्लिम से क्रिश्चियन बनाने में इजी हो जाएगा। तो ये 4 लोगों की क्या थे? रीजन। ये 4 रीजन थे, लेकिन ये एक तरीके से रीजन थे, लेकिन पूरी तरीके रीजन थे, ज्यादा इनका वैल्यू नहीं था। वैल्यू प्रॉब्लम्स कब आता है? प्रॉब्लम्स जब आता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करती है। तो पहले बात कहाँ पे आके फंस जाती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, रिलीजियस और कस्टम्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने क्या सोचा कि जब हमें इंडियंस के रिलीजियस और कस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग में पहले एजुकेशन सिस्टम को बनाने से पहले 2 यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया या एस्टेब्लिश किया। 2 यूनिवर्सिटीज कौन थे? एक था कलकत्ता मद्रास यूनिवर्सिटी, जो प्रेजेंट टाइम में जिसको बोलते हैं आलिया यूनिवर्सिटी। इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में डेवलप किया था, कलकत्ता मद्रास यूनिवर्सिटी। इसमें क्या होता था? इसमें स्पेशली मुस्लिम लॉ और मुस्लिम सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। दूसरी यूनिवर्सिटी थी, मैंने यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से ड्रा किया है। दूसरी यूनिवर्सिटी थी संस्कृत यूनिवर्सिटी। संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसको जोनाथन डंगन का नाम इंडियंस लग रहा है, बट ही इज नॉट इंडियंस, ये इंडियन नहीं थे। जोनाथन डंगन ने 1791 में संस्कृत यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट किया। इसमें क्या होता था? नाम से पता चल रहा है, हिंदू सब्जेक्ट्स और लॉ के बारे में इसमें काम होता था।
और इन यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेटेड इंडियंस होते थे, मतलब जो इंडियंस इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, एजुकेटेड इंडियंस होते थे, वो लॉ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते थे। क्या करते थे? हेल्प करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अभी तक तो ये सारे रूल इंडिविजुअली बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, कुछ भी हो रहा था। जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो वहां से थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम ने एक अच्छे, मान लो एक अच्छा कदम आगे, एक स्टेप और अच्छा आगे बढ़ाया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में देखो। 1813 चार्टर एक्ट में जब इस टाइम में कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो इस टाइम में गवर्नर जनरल था 1813 के चार्टर एक्ट में। इसमें क्या बोला गया कि अब जो इंडियंस की एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से दी जाती है। तो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन ऑफ इंडियंस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से इंडियंस के एजुकेशन सिस्टम को या एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इसमें क्या बोला गया? 1830 चार्टर एक्ट में क्या बोला गया? 13 है, 30 मत समझना। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या बोला गया कि सबसे पहले तो आप जो एजुकेटेड, थोड़े से लर्नर इंडियंस हैं, थोड़े से एजुकेटेड इंडियंस हैं, उनको आप इनकरेज करें। लर्नर मतलब जो थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर सीखने की थोड़ी सी इच्छा है, थोड़ा सा एजुकेटेड है, उनको आप इनकरेज करोगे। इनकरेज लर्न इंडियंस, ये इंडियंस का सिंबल है बउआ, ये इंडियंस का सिंबल। तो इनकरेज लर्न इंडियंस, आप इंडियंस, लर्नर इंडियंस को इनकरेज करेंगे। दूसरा, प्रमोटिंग मॉडर्न स्टडीज, दिस इज द सिंबल ऑफ मॉडर्न एंड दिस इज द सिंबल ऑफ साइंस। प्रमोटिंग मॉडर्न साइंस, आप मॉडर्न साइंस को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। अरे मतलब इंडियंस को पता चलना चाहिए कि कैसे, क्या क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो प्रमोटिंग मॉडर्न साइंस। तीसरे पे जब इन्होंने इतना चीज बताया तो इस 1813 के चार्टर एक्ट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसी 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले इंडियंस एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीस दिया गया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप 1 लाख रुपया एनुअली हर साल किस पे खर्च करेंगे? इंडियंस के एजुकेशन पे खर्च करेंगे। किस चार्टर एक्ट में बोला गया? 1813 के चार्टर एक्ट में बोला गया। और ये पैसा कौन देगा? 1813 का चार्टर एक्ट देगा। किसको देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। किसको देगा? ये पैसा देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को, पैसा देगा कौन? चार्टर एक्ट 1813। कितने? 1 लाख रुपीस। चार्टर एक्ट 1813 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो एनुअली कितना रुपए देने की बात की गई? 1 लाख रुपए। किसके लिए? इंडियंस एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक प्रॉब्लम आती है कि इंडियन 1813 के चार्टर एक्ट में कहीं भी ये क्लियर नहीं लिखा था कि एजुकेशन दिया जाएगा तो किस मीडियम में दिया जाएगा, उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाएगा कि ब्रिटिश लैंग्वेज में दिया जाएगा, मींस इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा। और कहीं ये भी नहीं क्लियर था कि उनको मॉडर्न स्टडीज से पढ़ाया जाएगा कि मॉडर्न स्टडीज प्लस ट्रेडिशनल प्लस वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये सब पढ़ाया जाएगा। ये कहीं क्लियर नहीं था। तो इसीलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? 2 पार्ट में। ये देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एंग्लिस्टिक्स और ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिस्ट क्या बोलते थे? एंग्लिस्ट बोलते थे कि इंडियंस को मॉडर्न स्टडीज ही दी जाए। कौन सी स्टडीज? मॉडर्न स्टडीज। देखो मैंने यहाँ बताया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक मीडियम तो एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब होता है अपनी खुद की भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। तो इंग्लिश और मीडियम, तो इसी को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो एंग्लिस्टिक्स और एक ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिस्टिक्स क्या बोलते थे कि इंडिया में मॉडर्न स्टडीज को बताया जाए, मॉडर्न स्टडीज डेवलप किया जाए। कौन सी स्टडीज? मॉडर्न स्टडीज। वहीं पर दूसरी जो ओरिएंटलिस्ट थी ये बोलते थे कि मॉडर्न स्टडीज प्लस ट्रेडिशनल स्टडीज को भी डेवलप पढ़ाया जाए। मॉडर्न स्टडीज प्लस ट्रेडिशनल। देखो मॉडर्न स्टडीज जैसे मान लो कि बाहर की जो भाषा है वो भी किसी को जानना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें अपनी मातृभाषा को छोड़ ही देना चाहिए। हमको इतना ज्यादा भी इंग्लिश नहीं इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हिंदी को एकदम भूल ही जाए। हिंदी हमारी मदर टंग है तो उसको साथ में लेके चलना चाहिए। तो यही दो लोग, यही में कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि सिर्फ मॉडर्न स्टडीज, सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, इनकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, तो इनको ट्रेडिशनल लैंग्वेज में भी कुछ स्टडीज किया जाए। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए और कंट्रोल। और इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो 1813 में 1 लाख रुपए देने को बोला गया था इंडियंस एजुकेशन को, वो जाके खर्च हुआ है 1823 में पहली बार। 1823 में पहली बार 1 लाख रुपया इंडियन की एजुकेशन पे खर्च किया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो
इसके बाद आते हैं विलियम बेंटिक। कौन आता है? इंडिया में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के टाइम में ही एक पर्सन एंट्री लेता है इंडिया में, उसका नाम रहता है लॉर्ड मैकाले। कौन आता है? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जब इंडिया आता है तो इंडिया के एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा देखता है, सुनता है। उसके बाद क्या बोलता है कि इंडिया की एजुकेशन एकदम वेस्टेज है, एकदम यूजलेस है। क्यों यूजलेस है बताओ? कोई पढ़ता है राजा महाराजा के बारे में, कोई पढ़ता है खेत खलियान, कोई नाले के बारे में पढ़ता है? ये कौन सी स्टडीज है? तो उसने इंडिया की एजुकेशन को बिल्कुल यूजलेस बोला, बिल्कुल वेस्ट बोला। इंडियन लर्निंग इज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। यूरोपियन लर्निंग के आगे इंडियन जो लर्निंग पूरी तरह से इंफीरियर है। इंफीरियर मीन्स तो पूरी तरह से यूजलेस, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसने कॉमन सेंस बात, जब उसने ये बात बोली तो उसने किसका सपोर्ट किया होगा? अच्छा बताओ। जो दो लोग उधर डिवाइड हो गए थे, एंग्लिस्टिक और ओरिएंटिस्ट, ये थोड़ा बोलने में टफ लगता है। ये जो दो लोग डिवाइड हो गए थे तो किसका सपोर्ट कर रहा है? सिंपल सी बात है, एंग्लिस्टिक्स का सपोर्ट कर रहा है, जो बोल रहा था सिर्फ मॉडर्न स्टडीज दी जाएगी, मतलब कि इंग्लिश की। तो लॉर्ड मैकाले ने किसका सपोर्ट किया? एंग्लिस्टिक्स का। किसका सपोर्ट किया? एंग्लिस्टिक्स का सपोर्ट किया। और क्या बोला? इंडिया में मॉडर्न स्टडीज ही दी जाएगी। कौन सी स्टडीज? मॉडर्न स्टडीज ही दी जाएगी। मॉडर्न स्टडीज का एजुकेशन सिस्टम ही बनकर तैयार होगा। इसी को बोला जाता है 1835 का लॉर्ड मैकाले मिनट, मतलब लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, जो 1835 में पब्लिश्ड हुआ था। दिख रहा सही से? पब्लिश हुआ था कितने में? 1835 में। सो दैट इज कॉल्ड 1835 लॉर्ड मैकाले मिनट। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, एजुकेशन विवरण पत्र मतलब शिक्षा पर विवरण पत्र। ठीक है, अब बात एक जगह और आके देखो, लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा? लॉर्ड मैकाले देखो देखते से शिक्षा की थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था। उसने कहा कि ये जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है, ये सबकी बस की बात नहीं है कि जितने इंडियंस हैं वो सब मॉडर्न एजुकेशन। भाई सब लोग कहाँ इंग्लिश जानते हैं? थोड़े लोग इंग्लिश जानते हैं। लोग गिर गया। थोड़े लोग इंग्लिश जानते हैं। उसमें से उसने कहा कि ये जो एजुकेशन है वो ना तो लोअर क्लास को मिलेगी, लोअर क्लास के लोगों को नहीं मिलेगी, और ना तो मिडिल क्लास लोगों को मिलेगी, लेकिन बहुत ही थोड़ा मिलेगी, बहुत ही थोड़े में मिडिल क्लास को मिलेगी। और ये एजुकेशन पूरी तरह से किसको मिलेगी? हायर क्लासेस पर्सन को मिलेगी, मतलब जो अमीर लोग होंगे, जैसे जमींदार लोग तब अमीर हुआ करते थे, उनके बच्चों को मिलेगी। हायर एजुकेशन किसको मिलेगी? हायर क्लास लोगों को मिलेगी। मॉडर्न एजुकेशन तो हायर ही होता था क्योंकि टोटल इंग्लिश पढ़ना ही था। तो बात यहाँ पे तय हो गई। लॉर्ड मैकाले की जो लॉर्ड मैकाले मैन्यूट था, इसका सपोर्ट भी किसने किया? विलियम बेंटिक ने कर दिया। और यहाँ पे बात तय हो गई, फिक्स हो गई कि अब इंडियंस को मॉडर्न स्टडीज ही पढ़ाई जाएगी। कौन सी स्टडीज पढ़ाई जाएगी? मॉडर्न स्टडीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये पूरे पर्सन्स को, पूरे इंडियंस को नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ हायर क्लासेस के लोगों और कुछ मिडिल क्लासेस के लोगों को पढ़ाया जाएगा। देखो, कुछ हायर और जो यहाँ पे हायर क्लासेस एजुकेशन लेंगे और जो मिडिल क्लास के एजुकेशन लेंगे, ये बीच में काम करेंगे इंटरपेरेटस बनकर। क्या बनकर? देखो, ऊपर गवर्नमेंट है और नीचे ये कॉमन पर्सन है। नीचे कौन है? ये कॉमन पर्सन, मतलब जो इंडिया के कॉमन पर्सन। इधर उधर आप लोग बोलो, विलेजर्स बोलो, गांव के लोग बोलो। तो ये जो थोड़े एजुकेटेड पर्सन है, जिनको मॉडर्न स्टडीज मिलेगी, वो गवर्नमेंट और कॉमन पर्सन के बीच में इंटरप्रेटर्स का काम करेंगे। मतलब गवर्नमेंट इनको सिखाएगी, अपने रूल रेगुलेशंस के बारे में, अपने सिस्टम्स के बारे में किसको बताएगी? जो एजुकेटेड पर्सन है। और ये एजुकेटेड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सारे सिस्टम्स को, वो सारे रूल्स को किसके तक पहुंचाए? कॉमन पर्सन तक पहुंचाए। क्या बात है, मोर बड़ा बोल रहा है। कॉमन पर्सन के पास पहुंचाए। ठीक है, ये किसके पास पहुंचाएंगे? कॉमन पर्सन के पास। तो ये गवर्नमेंट, ये इंटरप्रेटर्स और ये कॉमन पर्सन, इन तीनों लोग की जो जुगलबंदी थी, इसको ही बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें क्या होता था? गवर्नमेंट वो जो एजुकेटेड पर्सन थे उनसे कनेक्ट थे, और वो एजुकेटेड पर्सन किससे कनेक्ट थे? कॉमन पर्सन से कनेक्ट थे। ठीक है, ये आपका हो गया लॉर्ड मैकाले का मिनट, 1835 का मिनट, मतलब लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। अब इसमें अभी आप आगे पढ़ोगे, हंटर कमीशन है, इसी चैप्टर में हंटर कमीशन है, और इसी चैप्टर में उड्स डिस्पैच भी है, वो भी पढ़ोगे। बहरहाल के लिए ये आपका एक हल्का सा फ्लो वाला चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। थ्योरी बेस्ड था ना पूरा थ्योरी, इसमें कहीं आपको ईयर लर्न करने की जरूरत नहीं, यहीं पे होगा। 1781 में ये जो कलकत्ता मद्रास यूनिवर्सिटी बना, और 1791 में ये जो क्या बना? संस्कृत यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी देखो, इसका प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है? अलिया यूनिवर्सिटी नाम है, उसका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नाम ये तो बता दिए थे।
एक यूनिवर्सिटी और बनी थी कि शायद उसका नाम था फोर्ट विलियम यूनिवर्सिटी नाम था, उसको भी जोनाथन डंगन ने बनाया था। जोनाथन डंगन ये बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंस बन के काम कर रहे थे, जोनाथन डंगन ने बनाया था, और सिविल सर्वेंट जो थे उनके ट्रेनिंग के लिए बनाया था स्पेशली, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी को लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंद कर दिया था, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। 3 यूनिवर्सिटीज बने थे। तो ये था आपका एजुकेशन सिस्टम का एक झलक। अब ये देख रहा होगा कितना बड़ा टॉपिक, कितना मैंने वैसे पूरा चार्ट अच्छे से बना दिया है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है स्टेप बाय स्टेप, और चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुक से मेहनत करिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू, होप सो यू अंडरस्टैंड वेल। Okay, see you soon in next video, and please share my videos for all friends. Okay.